हेलो बच्चों, एमके केमिस्ट्री क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, 12वीं के केमिस्ट्री क्लास के फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था के अंतर्गत अब तक हम लोगों ने कई सारे टॉपिक को कवर किया है। पिछली लेटेस्ट वीडियो में हम लोगों ने परमाणु त्रिज्या और एज लेंथ के बीच संबंध जो स्थापित किया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, वहां से आप बड़ी आसानी से उसको देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक संकुलन प्रभाज और संकुलन क्षमता क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। इसको किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, इसको कैसे निकालते हैं, कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, उसको भी हम लोग जानेंगे। इन सब को शुरू करने से पहले बच्चों एक बात हम लोग यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। बच्चों, इस लेसन में जो हम लोग सेल पढ़ रहे हैं, जो यूनिट सेल पढ़ रहे हैं, उसी पे आधारित सारी चीजें हैं। तो जो यूनिट सेल वो मुख्य रूप से क्यूबिक यूनिट सेल है, और वो क्यूबिक यूनिट सेल एक तरीके से हम कह सकते हैं वर्गाकार बॉक्स की तरह होता है। तो आप बताइए कि यदि उस वर्गाकार बॉक्स में आपको कोई गोलाकार वस्तुएं रखने के लिए दी जाए, जैसे बॉल रखने के लिए दी जाए या मिठाई कह सकते हैं, लड्डू, इस तरह की कोई चीज हो उसको रखने के लिए दी जाए, इस प्रकार से ये बॉक्स है, इसमें देखिए गोल गोल चीजों को रखने, ये गोल गोल चीजें क्यों कहा जा रहा है, अभी आपको इसको डिस्क्राइब करेंगे कि ये बॉक्स जो है वो आपका यूनिट सेल है, और ये जो गोल गोल चीजें इसमें आपको दिखाया जाए वो एटम है, क्योंकि एटम भी स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। इसीलिए यहाँ पे बॉक्स की बात हो रही है यूनिट सेल के लिए, और यहाँ पे गोले की बात हो रही है एटम्स के लिए। तो आप जरा ध्यान से डायग्राम को देखिए। इस बॉक्स के अंदर ये जो गोलाकार वस्तुएं रखी गई हैं, इन गोलाकार वस्तुओं को रखने के बावजूद यहाँ पे देखिए कुछ जगह अभी भी खाली बच जा रहा है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत संकुलन प्रभाज के अंतर्गत, संकुलन क्षमता के अंतर्गत हम लोग यही सीखेंगे कि ये जो 3-4 प्रकार के हम लोग यूनिट सेल पढ़े हैं, उसमें मैक्सिमम या मिनिमम जो भी कह सकते हैं, कितने एटम्स उसमें आते हैं। अर्थात वो जो 4 प्रकार के यूनिट सेल होते हैं, सिंपल यूनिट सेल, इसके बाद फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इस तरह के जो यूनिट सेल होते हैं, उसके अंदर परमाणुओं को समाहित करने की जो क्षमता होती है, उसी क्षमता को हम लोग संकुलन प्रभाज या संकुलन क्षमता कहते हैं। आई होप सबको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो आइए शुरू करते हैं। संकुलन प्रभाज, पैकिंग फ्रैक्शन, जरा ध्यान से इसकी डेफिनेशन देखिए। किसी इकाई सेल के कुल आयतन, आयतन का क्या मतलब होता है, जो जगह घेरने की क्षमता होती है। किसी इकाई सेल के कुल आयतन का वो प्रभाज, प्रभाज का मतलब जगह, वो स्पेस, जो उसमें उपस्थित परमाणुओं के द्वारा आवृत किया जाता है, अर्थात कवर किया जाता है, घेरा जाता है, उसी को हम लोग उस यूनिट सेल की संकुलन प्रभाज या पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए कि किसी इकाई सेल के कुल आयतन का, यानी जो इकाई सेल की जो क्षमता होती है, इकाई सेल कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग तरीके के, इसमें हम लोग मुख्य रूप से क्यूबिक यूनिट सेल की बात करनी है। और क्यूबिक यूनिट सेल में परमाणु की व्यवस्था अलग अलग तरीके से होती है। आप देखें किसी किसी में सिर्फ कार्बन पे होता है, तो किसी में कार्बन के अलावा फेस पे होता है, तमाम जगहों पे होता है, वो पीछे डिस्कस किया जा चुका है। उस यूनिट सेल में वो जगह जो परमाणुओं द्वारा घेरा जाता है, उसी को हम लोग संकुलन प्रभाज कहते हैं। सबको समझ में आ गया। और संकुलन क्षमता उसी से जुड़ा हुआ है। जब उसी संकुलन प्रभाज को, यानी परमाणुओं द्वारा जो जगह घेरा जा रहा है यूनिट सेल के अंदर, ठीक है, उसी को जब हम लोग प्रतिशत के रूप में ज्ञात करते हैं, इस रूप में प्रतिशत के रूप में, तो उसी को हम लोग संकुलन क्षमता कहते हैं। मीनिंग देखिए लिखी गई है कि कुल उपलब्ध, यानी यूनिट सेल में कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत जो कणों द्वारा संपूरित अर्थात भरा जाता है, कवर किया जाता है, पैक किया जाता है, उसे ही हम लोग संकुलन क्षमता कहते हैं। तो इसमें और इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है।
ये सिंपल वे में जो निकालेंगे कि परमाणु कितना जगह घेर रहा है उसको संतुलन प्रभाज कहेंगे, और उसी को परसेंट के रूप में निकालेंगे, प्रतिशत के रूप में निकालेंगे तो उसी को संतुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी कहेंगे। आइए इसके फार्मूले पे गौर करते हैं। संतुलन प्रभाज का फार्मूला यहाँ पे लिखा गया है, इसको संक्षेप में हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन को पीएफ मान के चलेंगे। तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, या ऐसे लिखे वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम, यानी परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन में इकाई सेल के आयतन से यदि भाग हम लोग दे दें तो हमको संतुलन प्रभाज मालूम हो जाएगा। या ऐसे आप कह सकते हैं कि एटम्स किसी इकाई सेल में जो एटम होते हैं वो कितना जगह घेर रहे हैं उसका रेशियो और यूनिट सेल के रेशियो को हम लोग संतुलन प्रभाज कहते हैं। सेम वही चीज यहाँ भी मैं अभी बताया हूँ, ये सेम फार्मूला संतुलन क्षमता की होगी, सिर्फ आपको इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि परसेंट जब भी हम लोग निकालते हैं उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फार्मूला सेम है जो यहाँ पे था, P इक्वल टू पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स, यानी एटम्स ने कितना जगह घेर रखा है उसमें इकाई सेल के आयतन से यदि हम भाग करके उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको संतुलन क्षमता उस यूनिट सेल की मालूम हो जाएगी। इसको इसलिए दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं कि संतुलन क्षमता निकालना हमको आसान है, पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लिए हैं तो कुछ नहीं करना है, उस पैकिंग फ्रैक्शन हमको सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करना है तो हम संतुलन क्षमता बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। फिर से इसको एक बार मैं समराइज करता हूँ। जितने भी ये संतुलन क्षमता या संतुलन प्रभाज है, इसका मतलब यही है कि कोई भी यूनिट सेल अपने अंदर कितने परमाणुओं को समाहित कर सकता है, उसी को उसको हम लोग संतुलन प्रभाज, और उसी को जब प्रतिशत के रूप में निकालेंगे तो संतुलन क्षमता कहेंगे। अब चूंकि यूनिट सेल 4 प्रकार के होते हैं तो उसमें से हम लोग एक एक करके सबकी संतुलन प्रभाज और संतुलन क्षमता की गणना करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग एक एक करके उसकी गणना करते हैं। चलिए बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग एक एक करके सेल का जो है संतुलन क्षमता निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं सरल घनी इकाई सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का जो है पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। बच्चों, पैकिंग एफिशिएंसी निकालने से पहले हम लोगों को कुछ चीजों को जो है ध्यान में रखना होगा, या ऐसे कह सकते हैं कि कुछ डाटा हम लोगों को अपने तरफ से भी याद रखना होगा। तो आइए वो डाटा मैं आपको उपलब्ध कराता हूँ। सबसे पहले एज लेंथ, जो कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर में इसको हम लोगों ने पढ़ा था। एज लेंथ क्या होता है? दो कोनों के बीच की दूरी को एज लेंथ बोलते हैं। अर्थात सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी इसको हम लोग बोलेंगे एज लेंथ। ठीक है, इसको हमने ये ले लिया। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ध्यान देने वाली बात है बच्चों, ये जो यूनिट सेल वो कैसा है? क्यूब है, और क्यूब का जो वॉल्यूम जो आयतन निकालते हैं वो होता है भुजा का घन, अर्थात एक ही। वो चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है, यानी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हम लोग हमेशा क्या लेंगे? एक क्यूब लेंगे। इसके बाद एक यहाँ पे रिलेशन देखिए लिखा हुआ है, जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा भी था कि एज लेंथ और एटॉमिक रेडियस में क्या रिलेशन होता है अलग अलग सेल के लिए। तो चूंकि यहाँ पे सरल घनी इकाई सेल पढ़ रहे हैं, और सरल घनी इकाई सेल के लिए एज लेंथ ए और रेडियस आर में रिलेशन क्या था? a इक्वल टू 2r। इसकी भी जरूरत हमको पड़ेगी उधर कैलकुलेशन में, तो इसको भी नोट करिए। और अगला है रैंक। रैंक कैसे निकालते हैं ये पीछे आपको बताया जा चुका है। सरल इकाई सेल की जो रैंक होती है बच्चों वो एक आती है। क्या होता है रैंक? एटम्स पर यूनिट सेल, यानी एक इकाई सेल में कितने एटम आते हैं उसी को रैंक बोला जाता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिंपल यूनिट सेल में सभी कार्नर से एटम होते हैं, और कार्नर की हिस्सेदारी 1/8 होती है, तो इसके हिसाब से रैंक निकाला था, तो रैंक कितना आया था? 1 आया था। तो ये सारी चीजें आपको पहले से ही क्लियर कर लेना चाहिए। अब आइए हम लोग कैलकुलेट करते हैं सरल घनी इकाई सेल के लिए संतुलन क्षमता। बच्चों को बताया गया है कि पहले हम लोग संतुलन प्रभाज निकाल लेंगे और फिर उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको बड़ी आसानी से संतुलन क्षमता मालूम हो जाएगा। दैट मींस
हमको पहले संतुलन प्रभाज निकालना होगा, जिसका फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम, यानी इस सरल इकाई सेल में कितने एटम हैं, वो कितना जगह घेर रहे हैं, कितना आयतन घेर रहे हैं, उसमें इस यूनिट सेल के वॉल्यूम से हम लोग भाग कर देंगे तो हमको संतुलन प्रभाज मालूम हो जाएगा। तो आइए चलते हैं इस फार्मूले में चीजों को जो है फिलअप करते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। आपको मालूम है इसीलिए रैंक यहाँ पे लिखा गया बच्चों, इस सिंपल यूनिट सेल में कुल कितना आइटम आता है, एक ही तो आइटम आता है, तो यहाँ पे रैंक हमको भरना है। हमने रैंक यहाँ पे भर दिया, ठीक है, लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम। तो वॉल्यूम जो ऑक्युपाइड हो रहा है एटम के द्वारा, कितने एटम के द्वारा हो रहा है, तो उसके लिए हमको रैंक की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक ही तो कुल इसमें एटम आता है रैंक के हिसाब से, तो एक गुण दे। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, आपको मालूम है कि जो एटम होता है स्फेरिकल होता है, और किसी भी जो गोला होता है, गोले का जो आयतन निकालते हैं बच्चों, उसके लिए फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। समझ में आ रहा है, तो उसको हम लोग यहाँ पे रख दिए। तो इसमें जो एक परमाणु बैठ रहा है उसका आयतन हमने यहाँ पे ले लिया, क्या लिया, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। ए क्यूब क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, फार्मूला में आपने क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो हमने वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल रख दिया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आप नीचे देखिए ए क्यूब के जगह पे लिखा गया है 2r क्यूब, ये कहां से आ गया, तो जरा इधर आइए। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, ए की वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हैं 2r, तो हमने क्या किया, यहाँ से ए हटा के ए की वैल्यू पुट कर दिया, a इक्वल टू 2r, तो यहाँ पे हो गया 2r का कम। बड़े आसान है, समझना है सिर्फ आपको। इसके बाद नीचे आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, 4 से 8 कट जाएगा। इसके बाद r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका ऊपर पाई और नीचे 3 गुना के 6, तो बचा पाई अपॉन 6। ठीक, इसको फिर सॉल्व करते हैं, पाई का मान यहाँ पे रखते हैं, पाई का मान होता है 3.14, यहाँ पे मैं रख दिया, और उस 3.14 में 6 से हमने जब भाग किया तो कितना मान निकल के आया, 0.52। तो बच्चों सरल घनी इकाई सेल की संतुलन क्षमता कितनी आ गई, 0.52। और चूंकि हमको तो निकालना है संतुलन क्षमता, अभी हम लोग निकाले हैं संतुलन प्रभाज। इस फार्मूले से हम लोगों ने निकाला संतुलन प्रभाज और हमको निकालना है संतुलन क्षमता। तो करना क्या है कि इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो पैकिंग एफिशिएंसी है, जब पैकिंग फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कितना हुआ, 52%। क्यों, क्योंकि संतुलन क्षमता जो होता है प्रतिशत में या परसेंट के रूप में निकाला जाता है। तो इस आधार पे आप कह सकते हैं बच्चों कि जो सरल घनी इकाई सेल होती है उसमें जो परमाणु होते हैं सिर्फ 52% ही आते हैं, उसमें 48% जगह जो होता है वो बचा रह जाता है, यानी वॉइड जो होते हैं वो 48% होते हैं। अर्थात इसकी पैकिंग जो एफिशिएंसी होती है वो कह सकते हैं कि एक तरीके से बहुत कम होती है। समझ में आ गया सबको? चलिए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। ये पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए बच्चों को सबसे पहले संतुलन प्रभाज निकालना होगा, और इस संतुलन प्रभाज को निकालने के कुछ डाटा हमारे सामने है, इसको हमको अपने आप तरफ से लिखना होगा, याद करना होगा। एच लेंथ मैंने बताया कैसे निकाला है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि सेल जो होता है क्यूब होता है, तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है क्यूब के रूप में निकालते हैं। इसके बाद ए और आर में क्या रिलेशन होता है, क्योंकि से का मान वहां पे रखना होता है। इस प्रकार से इन सब चीजों को लेके हम कैलकुलेट करते हैं, तो सरल इकाई सेल के लिए संतुलन प्रभाज इतना आता है, और उस संतुलन प्रभाज में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 52% संतुलन क्षमता आ जाती है। शेष इकाई सेल की संतुलन क्षमता हम लोग अगले वीडियो में निकालेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।